चलो आज क्लास में देखते हैं। पहली क्लास में क्या देखे थे हम लोग? पहली क्लास में देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और आज देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका? फ्लावर का। तो हेडिंग डालो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब इधर देखो, एक फ्लावर दो तरीके का हो सकता है, या तो वो यूनिसेक्सुअल होगा या तो वो बाईसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लावर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो मेल अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं? उसमें या तो मेल सेक्स होगा या तो फीमेल सेक्स होगा, मतलब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। और बाईसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं? उसमें मेल और फीमेल क्या होता है? एक ही मेल फीमेल इन सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल आपका दोनों होगा। ठीक, चलो अब इधर ध्यान से देखो, हमको किस केस में पढ़ना है? हम पढ़ लेते हैं बाईसेक्सुअल। ठीक, बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर होता कैसे है? एक पोर्शन आपका ये वाला मैंने पढ़ाया था, इसके ऊपर कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक, इसको आप पेडिसिल कहते थे, इसको आप थैलमस कहते थे। इस थैलमस के ऊपर एक मटके जैसी संरचना होती थी, कुछ ये इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ जाती थी ऐसे, और यहाँ पर एक कैप जैसी संरचना होती थी। ठीक, इस पूरे पोर्शन को आप क्या कहते थे? इस पूरे पोर्शन को आप कार्पेल कहते थे या फिर पिस्टिल कहते थे। ठीक, अब इसके बगल में यहाँ पर एक संरचना कुछ इस तरीके की होती थी, और ये आपका स्टैमेन होता था। ठीक, स्टैमेन को हिंदी में कहते थे आप पुंकेसर, और एक कार्पेल को कहते थे आप स्त्री केसर। तो पहली क्लास वाला बेटा थोड़ा सा याद करिए आप, पहले वाले पार्ट में मतलब पुंकेसर वाले पार्ट में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। एक तो ये वाला पार्ट जो लंबा वाला दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा एंथर है। ठीक, अब इसके बीच में एक डिवीज़न आपको दिख रहा है, ये जो इसको अलग करता है, इस अलग करने वाले पार्ट को हम कहते हैं ये आपका कनेक्टिव पार्ट है। इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा ये संयोजी है, इसको कहते हैं ये पुतंतु है, और एंथर हो गया आपका ये पराग कोश है। ठीक, चलो अब हमको आज क्या पढ़ना है? देखो, होते आपके फीमेल के भी तीन पार्ट हैं, लेकिन उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी हमको क्या पढ़ना है? अभी हमको मेल वाला पार्ट पढ़ना है। तो फ्लावर का मेल वाला पार्ट कौन सा है? ये स्टेमन वाला पार्ट है। बहुत सारे स्टेमन जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? देखो, बहुत सारे स्टेमन हो जाएंगे। स्टेमन के ग्रुप को आप क्या कहते हो? स्टेमन के ग्रुप को कहते हैं बेटा हम एंड्रोसियम। ठीक, हिंदी में इसको पुमंग कहते हो। ठीक, अच्छा, और इसके ग्रुप को क्या कहते हो आप? कार्पेल के ग्रुप को कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब जायांग होता है। ये हो गया पुमंग, ये हो गया जायांग। ठीक, तो अभी हमको क्या पढ़ना है? अभी हमको देखना है ये वाला पोर्शन जो हमारा मेल वाला है। ठीक, तो इतना रफ करें हम। अभी है यहाँ पर हमारा मेल पार्ट किसका? फ्लावर का। देखो हमने कैसा बनाया था, एक आपके पास ऐसे डंडे जैसी संरचना होती है, ये हो गई आपके डंडे जैसी संरचना। ठीक, इस डंडे जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस डंडे जैसी संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? फिलामेंट कहते हैं। अब इसी फिलामेंट से एक कुछ इस तरीके की संरचना जुड़ी होती है। ठीक, इस संरचना को हम लोब कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको? लोब कहते हैं। अब यहाँ पर एक लोब और होता है इसे साइड में। ठीक, तो टोटल कितने लोब हो गए? दो लोब हो गए। देखो ध्यान से देखो, ये मेरा फिलामेंट हो गया और ये वाला पोर्शन देखो, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता था? इस पूरे पोर्शन को तो मैंने एंथर कहा था।
ठीक। अब आप ध्यान से देखो, ये एंथर कितने लोब का बना हुआ है? 2 लोब का बना हुआ है। एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है, मतलब ये भी आपका एक लोब है और ये वाला भी आपका एक लोब है, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें और ध्यान से देखो, प्रत्येक लोब 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। यहाँ पर कितना लोब है? 2 लोब है, और दोनों लोब कितने पार्ट में डिवाइड रहता है? 2 पार्ट में, ठीक। तो यहाँ पर एक डिवीजन डाल देते हैं। देखो, ये मेरा 2 लोब था, 2 लोब कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। तो जो 2 लोब के अंदर जो 2 पार्ट हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा ये थीका है। क्या कहते हैं इसको? थीका कहेंगे, ठीक। और इस वाले पार्ट को भी क्या कहोगे आप? थीका ही कहोगे, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरा एंथर कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 लोब में डिवाइड है। ये हो गया आपका पहला लोब और ये हो गया आपका दूसरा लोब, ठीक। और प्रत्येक लोब में कितने थीका हैं? 2 थीका हैं। देखो, ये हो गया पहला थीका, ये हो गया दूसरा थीका, और नीचे वाले लोब का ये हो गया पहला थीका और ये हो गया दूसरा थीका। क्लियर है ना इतना? देखो, हमारे पास क्या है? एक एंथर है, एंथर के अंदर 2 लोब हैं और दोनों लोब के अंदर कितने कितने थीका हैं? ये हो गया पहला थीका, यहाँ भी थीका है और यहाँ भी थीका है। तो सेम वैसा इसके अंदर भी है। तो हम आपसे अगर पूछें कि एक एंथर के अंदर कितने थीका होंगे? 2 होंगे कि 4 होंगे? एक एंथर के अंदर 2 लोब हो गए और एक लोब के अंदर 2 थीका, तो एक एंथर के अंदर कितने थीका? 4 थीका, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो मेरा एंथर होता है, इसका लोब जो है वो डाईथीकस है। डाईथीकस का मतलब क्या होता है बेटा? डाईथीकस का मतलब है 2 थीका वाला। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका जो ये लोब होता है वो मोनोथीकस होता है, जैसे आपका गुड़हल, ठीक। लेकिन कुछ जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं उनका एक लोब कैसा होता है? डाईथीकस होता है। अगर ये मोनोथीकस होता है तो इसके अंदर एक ही थीका होता है, ठीक। लेकिन ये लोब मेरा कैसा है? 2 थीका है, तो इसको कहेंगे हम ये डाईथीकस है, ठीक। इतना क्लियर है? तो हमारे पास एक एंथर था, एंथर के साथ क्या जुड़ा हुआ था? फिलामेंट जुड़ा हुआ था, और प्रत्येक फिलामेंट में एक एंथर जुड़ा होता है और एक एंथर में 2 लोब होते हैं और दोनों लोब के अंदर 2-2 थीका होते हैं। तो टोटल कितने थीका हो गए? 1 2 3 और ये 4। तो मेरा जो एंथर है उसके अंदर कितने थीका हैं बेटा? उसके अंदर हैं 4 थीका, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई एंथर और थीका की बात। अब थोड़ा सा बेसिक पीछे वाला थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। जो मेल ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो क्या बनाता होगा? मेल गैमेट बनाता होगा। मेल गैमेट मतलब नर युग्मक बनाता होगा, और जो फीमेल वाला होगा वो फीमेल गैमेट बनाता होगा, और जब ये दोनों गैमेट मिलते होंगे तो जाइगोट बनता होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं मेल वाला पार्ट। तो मेल वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा दिख रहा है हमको? ये वाला पोर्शन दिख रहा है जो एंथर वाला है। तो इसका मतलब मेरा एंथर क्या बनाता है? मेरा एंथर जो है वो मेल गैमेट बनाता होगा, ठीक। अब ये मेल गैमेट बनाता कैसे है इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक। फिलहाल इतना नोट कर लियो हो तो इसको आगे बढ़ें फिर हम। चलो अब ध्यान से सुनो। अगर इस एंथर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक, ध्यान सुनो ज़रा। अगर इस एंथर को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इधर देखो, ये कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक। कितने पार्ट दिख रहे हैं इसके अंदर? 4 पार्ट दिख रहे हैं ना। तो एक एंथर के अंदर कितने थीका होते हैं? 4 थीका। तो सभी मार्कर को मान लो कि ये क्या है? एक थीका है। इन 2 को मैं अलग करता हूँ एक साइड में और इन 2 को अलग करता हूँ मैं एक साइड में, ठीक। तो ये हो गया मेरा पहला लोब जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक। और ये हो जाएगा मेरा दूसरा लोब जो एक तरफ दिख रहा है, ठीक। तो अगर इसको मैं ऐसे रख के यहाँ से ऐसे इसको अगर काटूंगा तो क्या दिखेगा हमको? ये वाला पोर्शन दिखेगा ना। फिर समझ लो ये एक लोब है मेरे पास और ये मेरा एक दूसरा लोब है, ठीक। और इन दोनों लोब को जोड़ दूंगा तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। कुछ आपको ऐसे दिखेगा। तो इस साइड को मानो कि ये एक लोब है और इस साइड को मानो कि ये इधर वाला दूसरा लोब है। तो हमारे पास ये हो गए आपके 2 लोब। और दोनों लोब में देखो 2-2 थीका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले वाले लोब में 2 थीका है, दूसरे वाले लोब में भी 2 थीका है, ठीक। तो अगर इसको हम ऐसे रख के ऐसे काटेंगे तो हमको क्या दिखेगा? हमको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ना। यहाँ पे इसको ऐसे रख दो आप और ऊपर से काटोगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो हम यहाँ पर इस लोब को सीधा कर लेते हैं। ये एक लोब के अंदर 2 थीका बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक। ये हो गया हमारा एक लोब और ये हो गया दूसरा लोब। अब प्रत्येक लोब के अंदर क्या है? 2-2 थीका है। तो इसके अंदर भी 2 थीका होंगे, इसके अंदर भी 2 थीका होंगे, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। अगर देखो इस पूरे अंतर को अगर हम ऐसे पकड़ रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है ना कि एक लोब ये वाला है मेरा, एक लोब मेरा ये वाला है, ठीक। और अगर इसको मैं ऐसे काटता हूँ तो मुझे कितने राउंड राउंड शेप दिखेंगे, 4 गोले दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अगर इसको मैं ऐसे काट दूंगा तो, ठीक, ऐसे समझ लो 4 भिंडी पकड़ लो और चारों भिंडी को सीधा काटो तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, 4 भिंडी अलग अलग दिखेंगे ना, भिंडी के अंदर वाला पोर्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये समझो, देखो अब इसको अगर हम सीधा करके काटते हैं, कौन से काट, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ मतलब जब आप ज़मीन के पैरेलल काटते हो, किसी चीज़ को ऐसे काटोगे तो वो अनुप्रस्थ काट कहलाएगी, ठीक। और किसी चीज़ को ऐसे काटोगे तो वो क्या कहलाएगी, अनुदैर्घ्य काट कहलाएगी, ठीक। समझ रहे हो ना। ऐसे काटा मैंने तो ये कहलाएगा आपका टीएस। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, जो ऐसे काट रहे हो। और इसको अगर ऐसे काटोगे सीधा सीधा तो कहलाएगा आपका एलएस, मतलब सीधा काटा तो वो क्या है, एलएस है, और इधर काटा तो टीएस है। ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया जब ऐसे काटा आपने, एलएस हो गया जब आपने ऐसे काटा, ठीक। तो अगर इसका हम टीएस काटते हैं, टीएस मतलब कि हम ऐसे आंसर को पकड़ रहे हैं और हम इसको ऐसे काट रहे हैं। जब इसको हम ऐसे काटेंगे तो हमको क्या दिखेगा, इसको अगर मैंने ऐसे काटा तो हमको यही पोर्शन दिखेगा, ठीक। तो अब देखो हमको कैसे दिखता है, थोड़ा ध्यान से देखो। हमको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। जब हम चारों एंथर को ऐसे पकड़ काटते हैं तो हमको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। अब इस संरचना में एक गोला हमको यहाँ दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा देंगे, थोड़ा छोटा बनाते हैं। एक गोला हमको यहाँ दिखाई देता है और एक गोला हमको यहाँ दिखाई देता है और एक गोला हमको यहाँ दिखाई देता है और एक गोला यहाँ दिखाई देता है। ये मेरा पूरा एंथर है, ठीक। हमने क्या काटा था, हमने एंथर को काटा था ना। अब हमको पता है कि एंथर में कितने लोब होते हैं, एक एंथर में 2 लोब होते हैं। और 2 लोब देखो कौन से हैं, ये इतना इस साइड वाला है, यहाँ से इसे एक डिवीज़न मार लो, इस साइड वाला ये पहला लोब है, ठीक, एक लोब हो गया। और इस साइड वाला ये दूसरा लोब है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लोब। और इस साइड वाला क्या है, ये हो गया आपका सेकेंड लोब, ठीक। और हमने क्या कहा था कि प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लोब का पहला थीका और ये हो गया इसका दूसरा थीका। और सेकेंड लोब का ये पहला थीका है और ये दूसरा थीका है। तो मतलब 4 थीका होता है ना। तो एंथर में आपको 4 थीका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पहले लोब में ये पहला और दूसरा ये दोनों थीका हैं, और दूसरे लोब में एक थीका ये है, एक थीका ये है। इतना क्लियर है। हमारे पास 2 लोब हैं, ये पहला लोब और ये वाला दूसरा लोब। और प्रत्येक लोब में 2 थीका है। देखो ये हो गया आपका पहला थीका, ये हो गया आपका फर्स्ट थीका, और ये हो गया आपका सेकेंड थीका, ये थर्ड थीका और ये फोर्थ थीका। ये दोनों होंगे, फर्स्ट और थर्ड होगा पहले वाले लोब में और सेकंड और फोर्थ होगा सेकंड लोब में। चाहे नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात तो सेम ही है टोटल 4 ही। इतने में कोई तकलीफ है नहीं है ना। अब आगे बढ़ें, एकदम समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ये अगर किसी प्लांट का पार्ट है बेटा तो सेल्स का ही बना होगा ना, ठीक। तो ये जो आपको बीच में एक संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। इस संरचना को क्या कहते हो आप, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं लघु बीजाणु धानी, ठीक। अब इस लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ होगा, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर होती हैं बेटा छोटी छोटी सेल्स, ठीक। हम एक में बना रहे हैं, होती सब में है, चारों में, ठीक है, समझ लेना। बाकी इसके अंदर क्या है, आपकी सेल्स हैं। अब देखो एक सेल है कि बहुत सारी सेल्स हैं, आंसर है बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक। तो बहुत सारी सेल्स को क्या कहते हैं आप, बहुत सारी सेल्स को कहते हैं टिश्यू। जब हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो यहाँ भी तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं का समूह हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम टिश्यू, ठीक। अच्छा, अब ये टिश्यू कौन सी सेल्स का बना होगा। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स भरी होती हैं उनको कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। कौन से सेल, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। तो अब ये जो टिश्यू होगा ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू कहलाएगा। अब टिश्यू है तो सेल्स का बना होगा ना, तो सेल को क्या कहोगे आप, इसको कहेंगे हम माइक्रो स्पोरोजिनस सेल, ठीक।
इतना क्लियर है। अब इसी माइक्रोस्पोर जिनस सेल को ही हम आगे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिलहाल इतना क्लियर है। अब देखो ये जो आपकी एक माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रही है, इसके बाहर एक पतली लेयर होती है बेटा, ठीक, ध्यान सुनना बात को। इसके बाहर क्या होती है, एक पतली सी परत होती है। किसकी परत होगी, कोशिकाओं की ही परत होती है। तो यहाँ पर एक पतली परत बना लेते हैं, कोशिकाओं की एक पतली परत हो गई है। ठीक है, चलो अब ये जो आपकी इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर जो ये ब्लू कलर के सेल वाली परत दिख रही है, ये होती है, सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, ठीक। और ये सेल जो होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड होती है। बाई न्यूक्लिएट मतलब 2 न्यूक्लियस वाली होती है, ठीक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर जो पहली परत होती है, उस परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 केंद्र की होती हैं। मतलब उसमें कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, ठीक। अब इस परत का कुछ नाम भी होगा। इस परत का नाम है टैपिटम परत। इसको कहते हैं हम लोग टैपिटम परत या फिर टैपिटम लेयर। तो अब आपसे पूछे कि टैपिटम लेयर क्या होती है, तो टैपिटम लेयर क्या होती है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर जो पहली परत होती है वो क्या होती है, टैपिटम लेयर होती है। और टैपिटम लेयर की जो कोशिकाएं हैं वो कितनी केंद्रक वाली होती हैं, 2 केंद्रक वाली होती हैं, ठीक। अब इसके बाहर एक परत और होती है, चलो यहाँ बना लिया। ठीक, और ये सिंगल परत नहीं होती है, ये 1 से लेकर 4 तक हो सकती है, ठीक। 1 भी हो सकती है इसके बाहर वाली और 4 भी हो सकती है। चलो हम 2 लेयर बना लेते हैं। ठीक, तो देखो ये वाली परत जो है हमारी, ये कहलाती है बेटा मिडिल लेयर। टैपिटम के बाहर जो हमने परत बनाई उसको हमने क्या नाम दे दिया, मिडिल लेयर का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो मिडिल लेयर के बाहर क्या होती है, मिडिल लेयर के बाहर एक और परत होती है। ये हो गई आपकी मिडिल लेयर की बाहर वाली परत, ठीक। और इस मिडिल लेयर के बाहर वाली परत को हम कहते हैं एंडोथीसियम, ठीक। अब देखो मिडिल लेयर के सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर एक बाहर के सबसे बाहर की तरफ एक परत होती है, और इस परत को हम कहते हैं बेटा एपिडर्मिस, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो आप इसमें, हम अगर इधर से एंट्री कर रहे हैं तो हम जब इधर से चलेंगे तो हमको सबसे, मैं इधर से जा रहा हूँ तो हमको सबसे पहली परत कौन सी मिलेगी, ये रेड कलर वाली जो साइड में है। तो पहली, अगर बाहर से हम एंट्री कर रहे हैं तो पहली परत कौन सी हो गई, पहली परत हमको जो मिली वो कौन सी है, एपिडर्मिस है, ठीक। अच्छा, उसके बाद वाली हम एंट्री करते हैं, ये ब्लैक कलर वाली कौन सी परत है, ये वाली, ये आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर हम जाएंगे तो हमको 1 से लेकर 4 परत तक मिल सकती है, लेकिन हमने कितने बनाई है, 2 बनाई है। 1 से लेकर 4 तक हो सकती है, ठीक। ये ग्रीन वाली परत क्या है, ये आपकी मिडिल लेयर है जो 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। मतलब यहाँ पर तो 2 ही परत दिख रही है, लेकिन हो कितनी सकती हैं, 4 तक हो सकती हैं। तो ये हो गई मिडिल लेयर 1 2 से 4 तक, ठीक। और सबसे अंदर क्या मिलेगी बेटा आपको, टैपिटम लेयर। चौथी लेयर कौन सी है मेरी, टैपिटम लेयर है। और टैपिटम लेयर बाकी लेयर से अलग दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको, अलग होती है। अलग होती है, क्यों अलग होती है, क्योंकि बाकी सब सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये बाई न्यूक्लिएट होती है। मतलब इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। इतना क्लियर है एकदम, ठीक। अब हम आपसे पूछें कि हमारी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कितनी लेयर द्वारा घिरी रहती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 लेयर द्वारा। अच्छा, ये जो सेल्स हैं यही आगे जाके ग्रोथ करेंगी, ठीक। और यही ग्रोथ करने के मतलब यही विकास करेंगे, और यही विकास करके क्या बनाएंगे, ये बीजाणु बनाएंगे, और वही बीजाणु जो है आगे जाके नरयुग्मक बनाएगा, ठीक। तो अगर ये कोशिकाएं विकास कर रहे हैं, तो अगर कोई भी कोशिका होगी विकास कर रही होगी तो उसको पोषण की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो अब सवाल मेरा ये है कि ये जो अंदर सेल्स बंद हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ये जो अंदर सेल बंद हैं, इन अंदर वाली सेल्स का पोषण कहाँ से होगा, ठीक। तो इसका पोषण कहाँ से होता है बेटा, वो टैपिटम
लेयर से होता है। तो अब आपसे पूछे कि टैपेटम लेयर का काम क्या होता है, तो टैपेटम लेयर का एक ही काम होता है, वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल भरी होती हैं उन सेल्स का क्या करना, पोषण करना। ठीक, तो टैपेटम लेयर का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन किसको देगी, ये माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यू को देगी, मतलब इस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनको क्या करेगी, ये पोषण प्रदान करेगी। इतना क्लियर है, फटाक से नोट करो तो फिर मिटाएं आगे। चलो देखो देखो, ये हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, ठीक, और ये इस प्लांट का फ्लावर है। ये प्लांट का फ्लावर है, वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है का मतलब क्या हुआ, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। अच्छा, ये प्लांट की जो भी सेल्स होंगी वो n होंगी कि 2n होंगी, तो आंसर है 2n होंगी। क्यों, क्योंकि देखो हमारी सेल जितनी भी होती हैं बॉडी की, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 2n होती है। ठीक, अच्छा 2n का मतलब है कि एक कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उतना पूरे के पूरे इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक, n हो जाने का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या तुरंत क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, मान लो अगर इसमें 50 अगर हैं तो कितने हो जाएंगे, अगर n हो जाएगी तो इसमें 25 हो जाएंगी। ठीक, तो अगर ये पौधा था मेरा, इसमें 50 गुणसूत्र थे, तो इसकी सभी सेल्स में अभी कितने गुणसूत्र होंगे, 50 होंगे। ठीक, और अगर जब ये n बनती है तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल ये मेरा कैसा है, ये मेरा अभी 2n है। ठीक, 2n है बेटा, तो 2n को हम कहते हैं डिप्लॉयड स्टेज। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यही सब चीज़ टिपिकल होता है। अब ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की सभी सेल्स कैसी होंगी, वो भी डिप्लॉयड होंगी। ठीक, अच्छा 2n से n बनता कब है बेटा, जब इसमें होती है मियोसिस। मियोसिस मतलब जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा 2n में, तब तक वो n बनेगा ही नहीं। ठीक, अगर माइटोसिस हो रही है तो 2n से 2n ही बनता है, समझ रहे हो ना। अगर 2n से 2n बनेगा तो क्या हो रही है, वहाँ पर माइटोसिस हो रही है। अगर 2n से n बनेगा तो वहाँ पर क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। तो अगर इस फूल की कोशिकाएँ कैसी हैं, हमारी पहली बात तो 2n है, और अगर इसमें मियोसिस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कभी n नहीं बनेगा। ठीक, तो अच्छा इस फूल में मेरे पास 2 पार्ट हैं, तो चलो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो मेल पढ़ रहे हैं, तो हम इसके मेल पार्ट को बाहर कर लिए। ठीक, अब सोच के बताओ आप कि इस जो ये आपका मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, वो भी 2n होंगी। ठीक, तो ये सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, 2n ही होंगी। एंथर की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, 2n होंगी। एंथर के अंदर लोब होता है, ठीक, तो लोब की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, 2n होंगी। लोब के अंदर क्या होता है, थीका होता है। ठीक, थीका की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, 2n होंगी। अब थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, छोटा छोटा गोला भी देखा था ना आपने। अच्छा, तो माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर भी क्या होगी, सारी सेल कैसी होगी, 2n होगी। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो भी सेल्स होंगी वो सब कैसी हैं, 2n है। तो इसका मतलब कि अभी मेरा जो भी प्लांट है वो किस स्टेज में है, अभी 2n स्टेज में है, मतलब डिप्लॉयड स्टेज में है। ठीक, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम हम बना लेते हैं, ये क्या है, मेरी एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक, इसके बाहर कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। पहली लेयर टैपेटम हो गई, उसके बाद 2-3 परत की मिडिल लेयर आती है, फिर उसके बाद एंडोथीसियम आती है, सबसे लास्ट में एपिडर्मिस आती है। इतना क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर हम छोटी छोटी सेल्स बना लेते हैं। ये क्या है मेरा, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ये क्या है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू है, या फिर माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक, अब इसकी सारी सेल कैसी हैं, इसकी सारी सेल हैं 2n। ठीक, ध्यान सुनना बात को, इसकी सारी सेल कैसी है बेटा, 2n है। तो इसकी एक सेल को हम बाहर निकालते हैं। ठीक, अब एक सेल को आप बाहर निकाल रहे हो यहाँ पर। ठीक, और ये कैसी सेल है, 2n है। तो जिस सेल को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ और समझ लो, जो आपका ये मेल वाला पार्ट होता है ये पहले बनाता है बेटा स्पोर। ठीक, स्पोर बनाता है, और इस स्पोर में होती है मियोसिस,
पहले यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है ये जो आपका मेल पार्ट है उससे बनेगा स्पोर, ये मियोसिस के थ्रू बनेगा, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर जो मियोसिस के बाद जो स्पोर बनेगा वो कैसा होगा, यन होगा, क्योंकि हमने कहा कि 2n यहाँ पर जो सेल होगी वो 2n होगी, और यही सेल अगर स्पोर बनाएगी तो 2n कब n बदलता है, जब उसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। इसमें मियोसिस हो गई तो मेरा स्पोर बन गया। अब स्पोर कैसा है बेटा, वो तो n है, ठीक। अब इसमें अगर माइटोसिस होगी तो मतलब जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी बनेगा, तो यहाँ भी जो बनने वाला होगा क्या होगा, n ही होगा ना, क्योंकि n में माइटोसिस हो रही है, 2n में माइटोसिस होती है तो 2n बनता है, n में माइटोसिस हो रही है तो n ही बनेगा, ठीक। तो स्पोर में माइटोसिस होगी तो ये n बना, ठीक। तो हमको पहले क्या बनाना है, हमको पहले स्पोर बनाना है। मेल गैमेट नहीं बन रहा, अभी नर युग्मक अभी नहीं बन रहा है, वो बनेगा किससे, स्पोर से बनेगा, ठीक। तो पहले हम स्पोर बनाएंगे तब तो मेरे पास मेल गैमेट बनेगा। तो अब ये स्पोर कहाँ से पैदा होगा, ठीक। अब ये स्पोर पैदा होगा इस माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स से। अब इसकी एक सेल को मैंने बाहर किया है और यही सेल आगे क्या जाके बनाएगी, यही बनाएगी आपकी स्पोर। तो जो स्पोर को जन्म देगी वो स्पोर मदर सेल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक। तो उसको हम कहेंगे, देखो माइक्रोस्पोर को पैदा करने वाली सेल क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। क्योंकि मदर कौन होगी, जो जन्म देती है। तो इस स्पोर को कौन पैदा करेगी, यही पैदा करेगी, तो इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो 2n है इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। अच्छा, मियोसिस होने का मतलब क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अब आपको पता है कि जब एक 2n में मियोसिस होती है, जब एक 2n में मियोसिस होती है तो कितने n बनते हैं, 4n बनते हैं, ठीक। और अगर इस 2n में माइटोसिस होती है तो कितने n बनते हैं, 2 बार 2n बनते हैं, ठीक। याद रखना, जब एक 2n में मियोसिस होती है तो 4n बनते हैं, जब एक 2n में माइटोसिस होती है तो कितने n बनते हैं, 2 2n बनते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच के बताओ, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाओ कि जब इस 2n में मियोसिस हो रही है तो कितने n बनेंगे आपके, 4n बनेंगे। मतलब ये जो मेरी एक कोशिका है 2n, इस 2n कोशिका को हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी। मियोसिस करने का मतलब है बेटा, अब ये जो सेल्स बनाएंगी वो कैसी होंगी, n होंगी, ठीक। तो यहाँ पर कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल, ठीक। ये हो गई आपकी पहली सेल, ये हो गई दूसरी सेल, और ये हो गई तीसरी सेल। चौथी सेल कहाँ है, इसके पीछे की तरफ है, ठीक, जो हमको दिख नहीं रही है। अभी अगर हम ऐसे एक बॉल ले लें तो बॉल का आपको 3 हिस्सा दिखेगा, एक इधर से दिखेगा, एक इधर से दिखेगा, एक इधर से दिखेगा, इधर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, ठीक। तो वैसे ये छोटी सेल थी, सेल में कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी, और इस 4 सेल में एक आपको पोर्शन दिख रहा है इस साइड में, एक दिख रहा है इस साइड में, और एक दिख रहा है सामने की तरफ, लेकिन पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है। तो टोटल इसमें कितने हैं, 4 हैं, लेकिन हम दिखा कितने रहे हैं आपको, 3 दिखा रहे हैं, ठीक। इतना क्लियर है। तो ये सब क्या है, देखो अभी ये आपस में अलग नहीं हुए हैं, और ये कहाँ पे हो रहा है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। ध्यान सुनना बात को, हम बाहर नहीं निकालना है। बाहर निकालने का मतलब ये हुआ हम आपको समझाने के लिए बाहर निकाल रहे हैं, बाकी ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, इसके अंदर ही हो रही है, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रही है तो इसका मतलब थीका के अंदर हो रही है, थीका में हो रही है इसका मतलब लोब के अंदर हो रही है, लोब मतलब एंथर में हो रही है, ठीक। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है, उस एंथर के अंदर हो रही है, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या मिल गए हैं, आपको छोटी छोटी 4 सेल मिल गई हैं, और वो सब आपस में क्या हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो कितने सेल बनी है, 4 हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब होता है n, ठीक। 4 हैप्लॉइड सेल बनी है, और इन्हीं हैप्लॉइड सेल को आप क्या कहते हो, माइक्रो स्पोर कहते हो, ठीक है। चलो नोट करो फटाक से इतना। चलो एक चीज़ और समझ लो। यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक। और एक सेल का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो 4 सेल बन रही है, ठीक। और इस 4 सेल के ग्रुप को हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं हम लोग, टेट्राड कहते हैं, ठीक। तो ये एक टेट्राड बना है, एक सेल में डिवीजन हुआ तो एक टेट्राड बना। अब आप सोचो कि इतनी सारी सेल्स इसके अंदर भरी हुई हैं, तो सबके अंदर तो यही डिवीजन होगा। तो शायद जितनी भी सेल हैं ये सबके सब क्या हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल ही हैं। तो सबके अंदर अगर ये टेट्राड बनेगा तो यहाँ पर इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अब क्या हो जाएगा, बहुत सारे टेट्राड हो जाएंगे। यहाँ पर तो मैंने एक दिखाया, लेकिन अगर ये सबके साथ में ऐसा हो रहा होगा तो बहुत सारे बन जाएंगे।
ठीक, तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमने आपको एक का दिखाया है, लेकिन ये सब सेल के साथ ऐसा ही होता है, और ये सारी की सारी सेल किस में चेंज हो जाती हैं, आपके टेट्राड में चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ें। तो अब हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम किस कंडीशन में पहुंच गई है? एक हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसकी सारी सेल के अंदर क्या हो गया, मियोसिस हो गया, और वो सारी सेल किस में चेंज हो गई, टेट्राड में चेंज हो गई। मतलब इसके अंदर जितनी भी सेल थी, अगर मान लो 10 सेल थी तो हमारे पास कितने टेट्राड हो गए, 10 टेट्राड हो गए। तो जितने भी हमारी सेल्स थी वो सब किस में चेंज हो गई हैं, टेट्राड में। तो इसका मतलब हमारी इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या हो गए हैं, टेट्राड हो गए हैं। चलो बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, तो आप कहोगे माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रही है। ठीक, अच्छा, क्या इसको ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी प्रोसेस इस एंथर के अंदर हो रही है? सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, उसी एंथर के अंदर ही तो हो रहा है। ठीक, तो जैसे जैसा मेरा एंथर अभी तक तो विकसित नहीं था, लेकिन जब मेरा एंथर जैसे जैसे विकसित होगा, मतलब ये मेरा एंथर जैसे जैसे विकास करेगा, वैसे वैसे ये सेल्स भी विकास करेंगे। ठीक, तो जैसे जैसे ये जो एंथर है, जिस एंथर के अंदर ये है, वो एंथर जैसे जैसे डेवलप करेगा, ठीक, वैसे वैसे ये चारों सेल जो आपस में जुड़ी हुई है ना, ये चारों सेल क्या है, प्रत्येक सेल को आप क्या कहते हो, माइक्रोस्पोर कहते हो। तो मतलब एक टेट्राड के अंदर ये क्या है, आपका एक टेट्राड है। एक टेट्राड के अंदर कितने माइक्रोस्पोर होंगे, 4 सेल है ना, 4 सेल हैं, तो इसका मतलब है 4 माइक्रोस्पोर हैं। ठीक, लेकिन अभी क्या है बेटा, अभी सब आपस में जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे मेरा ये एंथर मैच्योर होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, वैसे वैसे चारों 4 माइक्रोस्पोर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, तो चलो इसी वाले को ले लेते हैं। इसके अंदर भी तो 4 सेल होंगे, टेट्राड है तो। अच्छा, 4 सेल होंगी, तो यहाँ पर ये हो गई पहली सेल, ये दूसरी सेल, और ये तीसरी सेल बेटा, और ये हो गई चौथी सेल। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, और एकदम यहीं पर तुम लोग गलती करते हो। ठीक, अभी पहले क्या हुआ, सबसे पहले समझ लो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम थी, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स थी, उसमें कि एक सेल को हमने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, तो वैसे उसके अंदर सैकड़ों सेल थी, तो इसका मतलब उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सैकड़ों माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। ठीक, अब सबके अंदर क्या होगा, मियोसिस हुई, तो सबकी सब किस में चेंज हो गई, टेट्राड में चेंज हो गई। और टेट्राड के अंदर क्या होते हैं, 4 सेल्स होती हैं, और टेट्राड के अंदर चारों सेल जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। और टेट्राड के अंदर की मौजूद सभी सेल्स बेटा कैसी होती हैं, यन वाली होती हैं। मतलब ये जो चारों हैं, ये क्या है, आपके माइक्रोस्पोर हैं। ठीक, और कैसे हैं ये, यन है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। इतना क्लियर है। अब देखो क्या करेगा ये, अब यहाँ पर इस एक सेल के साथ में देखते हैं क्या होता है। जो इसके साथ में होगा वही सारी सेल के साथ में होगा। हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, हम एक सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, अब इस एक सेल के अंदर बेटा होती है माइटोसिस, और माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं आगे। ठीक, तो और ये माइटोसिस थोड़ा स्पेशल टाइप की होती है। अभी तक आप माइटोसिस कैसे पढ़ो कि आपके पास एक सेल होती है, जब उसमें माइटोसिस होती है तो 2 अलग अलग नई सेल बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा मैच्योर होती है, मैच्योर होने का मतलब है थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद क्या होता है, ये मान लो आपकी एक n नंबर की माइक्रोस्पोर है। ठीक, इसमें हुई आपकी माइटोसिस, तो इसमें बनेंगी 2 सेल्स। अब वो 2 के दोनों सेल्स कैसे होती हैं, 2 न्यूक्लियस बनेगा। ठीक, और वो 2 को दोनों कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो एक सेल के अंदर ही एक छोटी सी सेल और बन जाती है। ठीक, ये माइक्रोस्पोर तो था ही, इसके अंदर माइटोसिस हुई, तो यहाँ पर एक सेल इधर बन गई, ये बड़ी वाली, और एक सेल ये छोटी सी बन गई। ठीक, बड़ी वाली का केंद्रक थोड़ा छोटा होता है, लेकिन छोटी वाली का केंद्रक क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक, अच्छा, प्लांट सेल जो भी होती है, प्लांट सेल का एक बहुत अलग फीचर होता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी रिक्तिका पाई जाती है, जिसको आप वैक्यूल कहते हो। तो ये भी तो सेल है, इसके अंदर भी तो वैक्यूल होगी, और वैक्यूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, तो वैसे इसके अंदर भी होगा। तो यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक छोटी सी वैक्यूल बना लेते हैं। ठीक,
तो अभी क्या हुआ, जब इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई तो अंदर ही अंदर एक सेल और बन गई। ठीक, अब इसमें देखो एक आपको बड़ी सेल दिख रही होगी ये वाली, और एक छोटी सेल दिख रही होगी। ठीक, तो जो बड़ी वाली सेल है उसको हमने कह दिया बेटा वो वेजिटेटिव सेल है। कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल है। हिंदी में कहोगे इसको कायिक कोश क्या है ये? ठीक, क्लियर है इतना? अच्छा, अब इस छोटी वाली कोशिका का भी कुछ नाम दिए होगे आप। ठीक, अभी छोटी वाली कोशिका को क्या कहेंगे? इस छोटी वाली कोशिका को कहते हैं ये हमारी गैमेटिक सेल है। कौन सी सेल है ये? गैमेटिक सेल है। और इसको हम हिंदी में कहते हैं ये हमारी जनन कोशिका है। ठीक, मतलब हमारे पास जो दो सेल बनती हैं उनमें से एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक गैमेटिक सेल होती है। इतना क्लियर है? ठीक, अच्छा, अब इसका होता है विकास थोड़ा सा। क्या होता है इसका? विकास होता है, मतलब इसका होता है डेवलपमेंट। ठीक, अब इसका डेवलपमेंट होता है तो इसकी संरचना क्या होती है, थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अब देखो चेंज कैसे होती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जो पहली परत दिख रही है ये तो हो गई प्लाज्मा झिल्ली। हर सेल के बाहर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, हो गई। इसके अंदर क्या है बेटा, एक छोटी सी सेल मौजूद है। ठीक, तो ये हो गई छोटी सेल और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। पहला न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस। ठीक, और यहाँ पर एक वैक्यूल है छोटी सी। ठीक, अब इस पूरे माइक्रोस्पोर जो भी चेंज हुआ है माइटोसिस के थ्रू दो न्यूक्लियस वाली सेल में। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं होता क्या है। इसके बाहर देखो एक पतली सी परत होती है जो इसके चारों तरफ इसको घेरे रहती है। ठीक, लेकिन कुछ पॉइंट पर ये क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है, कुछ ऐसे। ठीक, अब आप ध्यान से देखो कितने स्थान पर ये मुड़ी है, 3 स्थान पर ना। ठीक, तो अब 3 ही क्यों बनाया है उसका भी कारण होगा। ठीक, तो फिलहाल अभी आगे देखते हैं। फिलहाल अभी आपको एक परत दिख रही है कि नहीं दिख रही ब्लू कलर की? ठीक, तो ये हो गई पहली परत। अब इसके बाहर एक बहुत हार्ड परत होती है। ठीक, हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। चलो उसको भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक, अब ये देखो जब ये आपका माइक्रोस्पोर जो है डेवलप करेगा, कौन सा माइक्रोस्पोर? 2 सेल वाला माइक्रोस्पोर। तो इसके बाहर एक पतली परत दिख रही होगी आपको, ये ब्लू कलर की जो कंटिन्यू है चारों तरफ है। लेकिन इसके बाहर वाली जो परत आपको दिख रही है रेड और ब्लैक वाली, ठीक, ये एक ही परत है। ठीक, और ये एक परत क्या है, बीच बीच में डिसकंटिन्यू है, मतलब बीच बीच में टूटी हुई है। यहाँ पर देखो जर्म पोर जो है जहाँ पर ये दबी हुई है उसके सामने क्या हुई है, ये टूटी हुई है। ठीक, तो अब ध्यान सुनना, इस अंदर वाली परत को कहते हैं बेटा हम लोग एंटाइन। ठीक, और इस बाहर वाली परत को कहते हैं हम लोग एक्साइन। ठीक, अब ये जो आपकी एंटाइन है ये भी किसी चीज़ की बनी होगी, तो ये बनी होती है आपकी पेक्टिन प्लस सेलुलोज की। ये बनी होती है पेक्टिन प्लस सेलुलोज की। और ये जो आपकी एक्साइन है ये एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो सबसे हार्ड जैविक पदार्थ माना जाता है। सबसे हार्ड जैविक पदार्थ मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसको कोई भी एंजाइम गला नहीं सकता है। हमारे अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है? एंजाइम के थ्रू होता है। लेकिन अगर आप एक इसको खा लीजिए, इस पोर्शन को निकालिए फूल से और खा लीजिए, तो सब कुछ फूल का तो पच जाएगा, लेकिन क्या नहीं पचेगा?
ये स्पोरोपोलिन नहीं पचेगा, क्योंकि किसी एंजाइम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो स्पोरोपोलिन को गला दे। ठीक, तो अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, फिर स्पोर को हम निकाल लें, इसको निकाल लें, निकाल के कहीं पर रख दें तो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज़ इसको हानि पहुँचा ही नहीं सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सबसे हार्ड पदार्थ होता है। ठीक, लेकिन ये हार्ड पदार्थ अगर है तो इसके अंदर का चीज़ बाहर कैसे आएगा फिर? तो उसके लिए भी प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि हार्ड पदार्थ बीच बीच में क्या होता है, टूटा होता है। ठीक, तो जिस स्थान पर ये हार्ड पदार्थ टूटा होता है उस स्थान को कहते हैं बेटा ये आपका क्या है, ये आपका जर्म पोर है। ठीक, अच्छा गिनती मैंने 3 बनाया है, गिनती में 3 ही क्यों बनाया है? 3 बनाने का कारण होगा ना, तो 3 बनाने का कारण ये है कि जो भी आपका द्विबीजपत्री पौधा होता है, ठीक, मतलब जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर का जो पॉलन ग्रेन होता है या फिर ये आपका माइक्रोस्पोर डेवलप होकर जो संरचना बनाता है, मेल गैमेट होता है, उसके अंदर कितने जर्मपोर होते हैं? 3। अगर ये मोनोकाट होता है तो इसके अंदर केवल 1 जर्मपोर होता है। ठीक, अगर ये डाइकॉट का है तो इसके अंदर 3 जर्मपोर होगा, मोनोकाट का है तो 1 जर्मपोर होगा। इतना क्लियर है? फटाफट नोट करो जरा। तो ठीक, इतना क्लियर हो गया ना। देखो हमारे पास एक टेट्राड था, टेट्राड थोड़ा सा जब हमारा एंथर मैच्योर हुआ तो उसके जितने भी सेल्स थे वो क्या हो गए, अलग हो गए, और प्रत्येक सेल में क्या हुआ, एक माइटोसिस हुआ। एक माइटोसिस से 2 सेल बने। एक तो ये दिख रहा होगा इस सेल के बाहर जितना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है, और उसके अंदर छोटी सी क्या बनी हुई है, आपकी वैक्यूल बनी हुई है। ठीक, और बाद में क्या होता है, यही थोड़ा सा और डेवलपमेंट इसका होता है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक, और इस वाली संरचना को बेटा अब हम कहते हैं ये हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। अभी तक क्या था ये, अभी तक माइक्रोस्पोर था। माइक्रोस्पोर में क्या हुई, माइटोसिस हुई। माइटोसिस के बाद ये क्या बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया। अब आपसे पूछे कि पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में कुछ अंतर होता है कि दोनों एक ही बात है, तो आंसर क्या होगा कि होता है। देखो माइक्रोस्पोर में क्या दिख रहा है आपको, एक न्यूक्लियस दिख रहा है जो कैसा है, यन है, मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, यन होगा। ठीक, अब इसमें होगी माइटोसिस तो 2 न्यूक्लियस बन गए, एक ही सेल के अंदर 2 सेल बन गई है। देखो एक ये वाली दिख रही है आपको, एक ये वाली दिख रही है। ठीक, तो ये हो गई आपकी बड़ी वाली हो गई वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली हो गई गैमेटिक सेल या जनरेटिव सेल, इसी को जनरेटिव सेल भी कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो आप, खैर जनरेटिव सेल कह दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इसको यहाँ पर गैमेटिक हटा के क्या लिख लो, जनरेटिव लिख लो। ये हो गई आपकी जनरेटिव सेल। ठीक, तो अब ध्यान सुनो, ये हो गई वेजिटेटिव सेल और ये हो गई जनरेटिव सेल। अब यही जनरेटिव सेल के आगे थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा तो इसके बाहर 2 हार्ड लेयर आ जाएगी। एक आएगी एंटाइन जो किसकी बनी होगी, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होगी, और उसके बाहर एक और हार्ड लेयर होगी जो किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलिन की बनी होगी। और ये स्पोरोपोलिन क्या होता है बेटा, दुनिया का सबसे हार्ड पदार्थ होता है जो किसी भी एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका ये वाली संरचना। अब इस संरचना में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है, इसमें 2 न्यूक्लियस है एन के, उसमें एक ही न्यूक्लियस है। ठीक, तो अब इस तरीके की संरचना देखो, अब एक माइक्रोस्पोर के साथ इतना सब कुछ हुआ तो इन चारों के साथ इतना सब कुछ हुआ होगा, और जितने टेट्राड हैं सबके माइक्रोस्पोर के साथ इतना ही हुआ होगा। तो इस तरीके के जो पॉलन ग्रेन है इसी को आप कहते हो हिंदी में परागकण। ठीक, तो इस तरीके के बहुत सारे पॉलन ग्रेन इसके अंदर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, जब इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनेंगे तो इसके चारों तरफ जो दीवारें हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा ना, तो जहाँ से वो कमज़ोर होंगी वहाँ से क्या हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी। ठीक, अब टूटेंगी कैसे, क्योंकि देखो जब इसके ऊपर दबाव पड़ने लगेगा तो वो सेल्स क्या होती हैं, थोड़ा सा ड्राई हो जाती हैं। ड्राई मतलब सूख जाती हैं। जैसे अब यार मिट्टी लो आप, मिट्टी गीली रहे तो जैसे जैसे उसके अंदर की नमी बाहर जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी, मतलब फट जाएगी। तो वैसे इसके बाहर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी क्या होती है, नमी होती है। तो उनके अंदर की नमी जैसे जैसे गायब होगी, मतलब जैसे जैसे वो ड्राई होंगे, सूख जाएंगी, वैसे वैसे क्या होंगी, वो फट जाएंगे। देखो हमने बनाया कैसा था, कुछ ऐसे बनाया था ना। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत कम परतें होती हैं। ठीक, यहाँ पर आपकी केवल बाहर वाली परत होती है एपिडर्मिस, ना ही यहाँ पर आपको एंडोथीसियम दिखेगी और ना ही यहाँ पर मोटी सी मिडिल लेयर दिखेगी। ठीक, तो कमज़ोर कहाँ से है, यहीं साइड से कमज़ोर है ना। तो जब दबाव पड़ेगा तो कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर बना हुआ है, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ थी। ठीक, तो इसके अंदर से जब भी ये आपका पॉलन ग्रेन निकलेगा तो किधर से निकलेगा, या तो इस साइड से निकलेगा या तो इस साइड से निकलेगा। ठीक, तो जब ये माइक्रोस्पोर बाहर आता है तो इसको कहते हैं हम परागकोश का स्फुटन। ठीक, और हिंदी उसको इंग्लिश में कहते हैं आपका डिसेंस ऑफ एंथर, मतलब परागकोश का स्फुटन। स्फुटन मतलब वो फूट गया है। ठीक, इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ें। चलो इधर देखो
अब ये आपका बाहर गया। कभी कभी क्या होता है जो, अच्छा ये सारी प्रक्रिया किस में होती है? एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है। ठीक, अब मेरी बात आप ध्यान सुनना। ठीक, ये सारी की सारी प्रोसेस किस में होती है? एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है। तो एंजियोस्पर्म का प्लांट जो होता है उसके अंदर मेल कहाँ बनता है? एंथर के अंदर बनता है। और रिलीज कहाँ से होता है? एंथर से ही वो रिलीज होता है। और आपसे पूछे कि रिलीज किस रूप में होता है, तो वो होता है 2 सेल स्टेज में रिलीज। ठीक, इतना क्लियर है ना? तो जो मेरा एंथर रिलीज करेगा किसको? इस पोलन ग्रेन को, इसको हम क्या कहेंगे? यही हमारा मेल गैमिट है। ठीक, ये 2 सेल स्टेज में है, यही क्या है? हमारा मेल गैमिट है। अच्छा, मेल गैमिट बनेगा कब? अगर हम शुद्ध भाषा में कहना है तो इसको अभी भी हम मेल गैमिट नहीं कह सकते हैं। मेल गैमिट कब बनेगा? कुछ आगे जाएगा ये। ठीक, कभी कभी क्या होता है इसी अवस्था में ये एंथर से बाहर निकल जाएगा। एंथर से बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? फीमेल पार्ट के ऊपर जाएगा। तो जब ये फीमेल पार्ट के ऊपर पहुँचता है ना, तो ये वाला जो सेल है, जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये एक बार और माइटोसिस कर लेगा। अब आप सोचो कि जब ये एक बार और माइटोसिस कर लेगा तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? इसी तरीके के 2 न्यूक्लियस बनेंगे ना। यही जनरेटिव, ये वाला नहीं करता है, करता कौन सा है? ये जनरेटिव वाला। जनरेटिव वाला जब फिर से माइटोसिस करेगा ना, तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे बेटा? 2 न्यूक्लियस। अब इन दोनों न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? ये हैं हमारे बेटा मेल गैमेट। ठीक, तो जो पोलन ग्रेन का जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का जो ये वाला न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, ये वाला जब माइटोसिस करेगा और 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उन दोनों न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? हम मेल गैमेट कहेंगे। अब सोचो आपके मेल गैमेट बनने में कितनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ी आपको। पहले क्या था? पहले यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जिसमें हुई मियोसिस। ठीक, मियोसिस हो गई, तो अब सारी सेल कैसी हो गई हैं? n नंबर की हो गई हैं। अब एक टेट्राड बना। एंथर मैच्योर हुआ तो चारों टेट्राड क्या हो गए? सॉरी, टेट्राड के चारों सेल क्या हो गए? अलग हो गए। और फिर उस अलग सेल में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, तो अंदर ही एक और न्यूक्लियस बन गया। अब एक बड़ी सेल बनी जिसको वेजिटेटिव का है, एक छोटी सेल बनी जिसको जेनेटिव का है। जेनेटिव सेल में देखो थोड़ा सा ये मैच्योर हुआ तो ये कुछ इस तरीके की संरचना बनी। अब इस संरचना को मैंने क्या कहा? पोलन ग्रेन का। ठीक, अब ये कभी कभी क्या होता है? एंथर से इसी रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ध्यान सुनो बात को। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ये इसी अवस्था में एंथर से बाहर निकल जाता है। ठीक, और बाहर निकलेगा, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो कहाँ पहुँचेगा? फीमेल पार्ट पे पहुँचेगा। तो फीमेल पार्ट में जब पहुँच जाएगा तब वहाँ पर इसका क्या होता है? तब इसके अंदर, इसकी जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। और कितने मेल गैमेट बनाता है? 2। ठीक, तो कुछ में किस रूप में रिलीज हो रहा है? ये 2 सेल के स्टेज में रूप में रिलीज होता है। ठीक, और 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ये 3 सेल में, मतलब बिना एंथर के अंदर ही एक बार माइटोसिस हो जाएगी, ये 2 में चेंज हो जाएगा, तब ये रिलीज होगा। समझ रहे हो बात को ना? फिर से समझ लो। कुछ में क्या होता है? 60% में क्या होगा? ये इसी रूप में एंथर से बाहर निकलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? फीमेल के पास पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पर जाके ये वाला डिवीज़न होगा। तो ये वाला डिवीज़न कहाँ होगा? 60% में ये वाला डिवीज़न होता है कहाँ पर? फीमेल पार्ट में। ठीक, और 40% में क्या होता है? ये एंथर के अंदर ही रहेगा ना, तभी क्या कर लेगा? माइटोसिस कर लेगा और यहाँ पर अंदर एक और सेल बना लेगा। अब ये कितनी सेल के स्टेज है? 3 सेल स्टेज है। तो 60% में क्या होता है? ये 2 सेल स्टेज में बाहर आता है। और 40% में क्या होता है? 3 सेल स्टेज में बाहर आता है। तो जो ये 2 सेल वाला है, ये 3 सेल में कब बदलेगा? जब ये कहाँ पहुँच जाएगा? फीमेल में पहुँच जाएगा, तब ये 3 सेल में बदलेगा। और ये वाला क्या है बेटा? ये तो पहले से ही 3 सेल में है। समझ रहे हो ना? तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में ये बाहर आता है एंथर से, और 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज में बाहर आता है। इतना क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया हमारा मेल गैमेट। अब हमने क्या बनाना था? हमको बनाना था मेल गैमेट, तो हमने मेल गैमेट बना लिया है। अब कल वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा फीमेल गैमेट कैसे बनता है। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। फटाक से इसको नोट कर लो आप।